सर आप जो बोल रहे थे कि बीज मंत्र पर्टिकुलर डायरेक्ट ले मतलब लिखने फेस करके भी लिख सकते हैं और रख भी सकते हैं लिखने के बाद। तो प्राणायाम भी वैसे पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट की फेसिंग में करते हैं या फिर कौन से कर सकते देखिए, अगर मैं नॉर्मल उसको बोलूँ ना, तो हमारे को जब सोना चाहिए हैं? तो हेड इन साउथ होना है। और डे टू डे वर्किंग में कुछ भी काम हम कर रहे हैं, जी। अगर हम नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस नहीं आता। जैसे मैं, काफी डिस्कशन होते हैं, एक दफे मैं वो आईआईटी वाले डायरेक्टर सर जो हैं उनके साथ में बैठा हुआ था। तो उनको मैंने बोला कि, मैंने कहा सर ये स्ट्रेस होता क्यों है? बोले भाई काम धंधे की टेंशन होती है। मैंने कहा जिसको काम धंधे की टेंशन नहीं होती उसको भी होता है, होता क्यों है? तो बोले भाई ये तो नहीं पता होता क्यों है, मुझे तो ऐसा लगता है। मैंने कहा आप अपने सीटिंग अरेंजमेंट को देखिए। आप ऑफिस में जब बैठते हैं तो आप नॉर्थ फेसिंग बैठते हैं। बोले नहीं, मैं तो वहां पे नॉर्थ फेसिंग नहीं बैठता। मैं हंसने लगा। बोले क्यों? मैंने कहा सर जब मैं पहली बार आपके ऑफिस में मिलने के लिए आया था ना, मैंने सबसे पहले मोबाइल पे यही देखा था कि कैसे बैठे हैं, तो मैं इसलिए इस ऐसी डायरेक्शन में बैठा, सो दैट कि आप जो हैं, आप तो नॉर्थ फेसिंग बैठे हैं, पर मेरा फेस जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट हो, साउथ ना हो। जी। तो और मैंने कहा जब आप ये मेडिटेशंस वगैरह कराते हैं सब लोगों को, वो 2-2.5 घंटे रोज मेडिटेशन कराते हैं सबको, एंड फ्रॉम ईयर्स टुगेदर, तो उतनी देर वो साउथ फेसिंग बैठते हैं। तो मैंने कहा आप ये चीज को जैसे ही चेंज करेंगे आप देखेंगे। और दूसरा क्या है कि आप जब साउथ फेसिंग बैठते हैं तो आपकी जितनी स्टोरेज, अलमीरा एंड एवरीथिंग, इट फॉल्स इन दी नॉर्थ कैटेगरी। नॉर्थ मतलब पूरे मेडिटेशन हॉल का जो नॉर्थ पार्ट है उसमें भारी वजन वाले आइटम रखे हैं, तो इट विल ऑलवेज कॉज अ स्ट्रेस। तो फिर उन्होंने कहा, मतलब इज अ वेरी वेरी सिंपल पर्सन, उन्होंने बोला कि बोले देखो ऐसा है, एक लड़के को आवाज मारी, बोले रोबोटिक्स लैब में जाओ, सर के साथ में बैठो और चेक करो ब्रेन वेव पैटर्न। ये कह रहे हैं कि साउथ में जब फेस करके बैठ रहे हैं तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, और नॉर्थ में फेस करके बैठ रहे हैं तो स्ट्रेस घट रहा है। तो बोले, उसके बाद हम लैब में चले गए, हमने वो टेस्ट मेजर करा, बाद में वही निकला जो मैंने बोला। तो बोले आपको कैसे पता चला? मैंने कहा सर हमारा वास्तु का सिद्धांत है ये। तो बोले फिर तो हम वास्तु में जितनी भी चीजें लिखी हैं उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग। तो मेरे साथ में क्या है ना, मतलब आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड कि कोई भी चीज अगर बोलनी है तो साइंटिफिकली कितना वैलिडेट करके बोलना है, वो मेरे लिए कभी डिफिकल्टी नहीं रहा। जी। एंड एज अ रिजल्ट कोई ना कोई साधन ऐसा मिलता था जिससे कि मैं मेरी बात को समझा पाता था। हम एक बार एक ब्लड टेस्ट के लैब में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे कैंसर के टेस्ट होते थे, तो उसने, जो वहाँ की डायरेक्टर थी, उन्होंने बोला कि भाई आप कैंसर पे क्यों नहीं करते, आप डायबिटीज के उसमें क्यों करते हो? मैंने कहा कैंसर पे कर लेते हैं, बताइए क्या करना है? बोले आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। तो मैंने कहा ब्लड सैंपल मंगा लीजिए। और तो उन्होंने 4 ब्लड सैंपल हमारे को मंगाए, हर एक की 4-4 स्लाइड बनाई। तो हमने अलग अलग मंत्रों से उन चारों ब्लड सैंपल्स को हील करा। अब उनकी ऑलरेडी रिपोर्ट जनरेटेड थी, मतलब ब्लड सैंपल आया, रिपोर्ट जनरेट हो गई। तो जब उसके बाद में जो है वो अ, दूसरी बार जब वो हुआ तो वो सारी रिपोर्ट्स चेंज हो गई, एंड उसमें डिक्लाइन जो है वो आ गया। तो अब ये तो बड़ा वो था कि आप मंत्र चिकित्सा से एक ब्लड सैंपल को, जो आदमी के शरीर में भी निकले हुए 2 दिन हो गए, उसकी भी आप रीडिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो लिविंग एंटिटी का लिविंग एलिमेंट कितना स्ट्रांग होगा। तो मतलब आई वॉज ऑलवेज ब्लेस्ड कि भाई कोई चीज एक करनी है। अब क्या होता है कि जैसे सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करनी होती है तो रिसर्च करने में टाइम लगता है, बैंडविड्थ लगती है। अब उतने टेस्ट परफॉर्म कराने के लिए उतना सारा पैसा भी चाहिए होता है। तो जो साइंटिफिक सिस्टम है वो हमारे को उतनी चीजें अलाउ ही नहीं करता।
अदरवाइज आप देखो कि अगर कोई टेस्ट बनाए तो कहीं ना कहीं तो उसकी रिटन परमिशन होगी ना, कि भाई ब्लड टेस्ट करने के लिए या ब्लड सैंपल के ऊपर कौन कौन से केमिकल डालने से क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, ये किसी को भी कैसे पता चला। तो जो एथिकल प्रैक्टिसेस वाली चीजें थी वो आई कब? वो तो बहुत बाद में आई। पर पहली बार में तो विदाउट एनीथिंग वो करते ही चले गए ना। तो जो प्रोसेस है वो इसको एक दफे, मतलब जब भी एलोपैथिक प्रोसेस को खुद कोई चीज करनी होती है तो वो सारी चीजें कर लेता है। पर किसी और को करना हो तो वो उस पूरे प्रोसेस को अलाउ ही नहीं करता। वो कोई ना कोई हर्डल ही हर्डल। अब मैंने रिसर्च भी करनी है, मैंने मेरी जेब से पैसा भी खर्च करना है, और मैं चार जनों के आगे भटकता भी फिर रहा हूँ। पर जब पूरी दुनिया को कोविड की वैक्सीन बनानी थी तो उसने बना दी फटाफट। कितने ह्यूमन ट्रायल्स हुए? नेग्लिजिबल। इसलिए जहां जहां चीजें गड़बड़ हो गई वो सीरियस गड़बड़ हुई। तो मेरा कहने का मकसद ही सिर्फ ये है कि अगर आप सिर्फ एलोपैथी को ही पकड़े रहोगे तो बाकी जो सिस्टम की मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है वो चली जाएगी। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब सीरियस ऑफेंस है। अब अगर कोई चीज मेरे गुरुजी के सामने आती और करते तो उनकी नॉलेज 100 साल के व्यक्ति के जैसी थी। तो उन्होंने जितने लोगों को, जितने रोगियों को देखा, जो भी पार्ट था, अगर वो कोई एक चीज के बारे में बोलते, बात करते, तो वो सारी चीजें हो जाती। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपने वो चीजें जो है उस नहीं करा और वो गुरु जी चले गए। तो जो व्यक्ति एक्चुअली गुफा में बैठकर, जिसने एक्चुअल महीनों तक किसी मंत्र या प्रक्रिया पर ध्यान करा, वो सिस्टम में नहीं है। सिस्टम में मेरे जैसा व्यक्ति है जो कभी गुफा में गया नहीं। अब मैं मेरे गुरुजी के नाम से कुछ भी कहानी सुना सकता हूँ ना, हाउ वुड यू वैलिडेट? तो हमारे यहाँ जो भी चीजें हुई हैं वो इस तरीके से ही हुई हैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कोई चीजें नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के चेले विवेकानंद, उन्होंने कहानियां ही कहानियां सुना रखी हैं। अब आप एजम्पशन लगाकर कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि जब कभी कोई चीज बता रहा है, लिख रहा है, तो वो पार्ट की ऑथेंटिसिटी नहीं है। कुरान बाद में बनी, मोहम्मद पहले थे। तो नेट इम्पैक्ट क्या होगा? आपको पता ही नहीं कि उस व्यक्ति ने क्या एक्सपीरियंस करा, क्या था। जो चीज लिखी हुई है वो एक अजम्पशन है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अजम्पशन हम पूरे सिस्टम में जो है युद्ध मचाए जा रहे हैं। भाई जन्नत में 72 हूर मिलेंगी, ये होगा वो होगा। भाई किसने देखी? तो जो मेल ट्रांसलेशन है वो कोर रिस्पॉन्सिबल है चीजों के डिस्टॉर्ट होने में। कितने सारे लोग आप ऐसे देखते हैं कि जिनको कोई मंत्र पता चलता है और वो शमशान घाट में जाकर जो है उस मंत्र को जाप करना शुरू कर देते हैं। बट डिड दे रियली चेक कि ये चीज काम करेगी? शमशान घाट में क्या होता है? पेन होता है। तो अगर आप एक पेन की डोमेन में चले जाते हैं तो पेन ही तो सर्कुलेट होगा। शमशान घाट में कोई भी जा रहा है, जिंदा या मरा हुआ, उसकी लाइफ के लिए तो पेन है ना। कहीं ग्रेवयार्ड में जाइए, मतलब यूएस में, यूरोप में कितने सारे ग्रेवयार्ड हैं, वहां भरी पड़ी हैं। मतलब मेरे ख्याल से दुनिया की कोई आबादी इतनी डेंसली नहीं होगी जितना वहां पर जो है, एक एक कब्र से दूसरी कब्र के बीच में जगह ही खत्म हो गई। तो जो स्पिरिटेड वर्ल्ड जो है वो बहुत पेन में है। आप उसको छेड़ोगे तो आपके पास पेन आएगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? पर किसी ने ये चीज बोल दी तो सारी दुनिया पागलों की तरीके से उसके पीछे पीछे दौड़ के और शमशान घाट में बैठ गए पूजा करने। वो कपाल में भोजन कर रहे हैं। तो अघोर पंथ जो है वो पूरा उसी तरह से है। आ, कपाल में भोजन थोड़ी करना था, अपने कपाल का भोजन को ऑब्जर्व करना था। मतलब मेरे ब्रेन के अंदर
जो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद है, मेरे को अपनी अटेंशन से अपने ध्यान को वहां पर केंद्रित करना था कि मेरे ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट कौन सी चीज से कनेक्टेड है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? मुझे लगा शायद वीडियो पॉज हो गया था बीच में। तो जब मैंने ये ऑब्जर्व करा तो मैंने सिंपल सा एस्पेक्ट देखा कि भाई ये जो हमारी सारी चीजें हैं, इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें। जिस तरीके से भी उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके रिपरकशन है या नहीं है, ये तो वही बता सकता है ना जो उस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर मैं कोई बात कर रहा हूं और वो मेरे गुरुजी से रिलेटेड है, उनके एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है, सो देर इज ऑलवेज अ अमाउंट ऑफ एरर। उन्होंने जो बोला मैंने वही चीज हो सकता है ढंग से सुनी ना हो, एंड आई जंप टू कंक्लूजन। और ये मैं कैसे बताता हूं? गुरुजी ने क्या बोला? श्रीम, 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 श्रीम। चार तरह से मैंने श्रीम लिख दिया यहाँ पर, और एक पांचवा ये वाला हो गया। छठा ये वाला हो गया। सातवां ये वाला हो गया। आठवां ये वाला हो गया। अब जब बोला गया और जब सुना गया, उसमें कौन जज है? पहले तो सब कुछ टीचर बोलता था और शिष्य उसको सुनता था। सुनने का एरर कौन दिखाएगा? अब शिष्य जो है वो बंगाली है और गुरु जो है वो पंजाबी है, तो कौन उस एम्बिगिटी को सेटल करेगा? प्रोनाउंसिएशन बहुत बड़ा सीरियस हुआ है। तो प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पर अगर कोई चीज लिखी गई, तो मतलब उच्चारण से अगर कोई चीज लिखी गई, इसमें एरर पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है? हम अगर याद करें बचपन में जब हम साइंस लैब में वो प्रैक्टिकल करते थे, तो उसमें एरर आइडेंटिफिकेशन बताया जाता था। तो जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कराते थे उसमें एरर नोट करते थे, कितना एरर पॉसिबल है। वो था ना एक वायर वो करवाते थे, स्केल्ड वायर, वो कि इसमें वेव पैटर्न बनेगा। अब ये इधर जो है हमने उसको वो लगा दिया, इधर वो लगा दिया है, इसके एरर परसेंटेज बतानी है कितना होता। तो एरर परसेंटेज तो हर अप्रोच में हो सकती है ना। अब मैं वॉर जोन में था, किताबें कलकत्ता में पब्लिश हो रही थी, वो भी दुर्गा सप्तशती और कोई चीज। मैं कैसे उस चीज को उस समय वैलिडेट कर सकता हूँ? मान लीजिए मोदी जी दोनों चीजें देख रहे होते, तो मोदी जी युद्ध को देखते या मंत्र की दुर्गा सप्तशती जो प्रिंट हो रही है उसको देखते, और इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा होता। क्या ये पॉसिबल था? पर जो चीज छप गई, उसकी प्रतियां छप गई, यूनिवर्सिटी में रख दी गई, वो हिस्टोरिकल एविडेंस हो गया। हिस्टोरिकल एविडेंस हो गया, उसमें से 250 श्लोक गायब हो गए। अब जो श्लोक गायब हुए उसको कौन चेक करेगा? मैं तो गुफा में बैठा ही नहीं ना, गुफा में तो गुरु जी बैठे। उनको पता था क्या चीज करने से जो है देवी के दर्शन होते हैं।
एंड टेक्निकली अगर आप देखें, रामकृष्ण परमहंस के लिए कहा जाता था कि हर समय साक्षात काली जो है उनसे संवाद करती थी, वो उनका स्पिरिचुअल लेवल था। जी। विवेकानंद के साथ तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ रामकृष्ण परमहंस जी के पैर छुए और डिवाइन इंट्यूशन हो गई। और उन्होंने किताबें ही किताबें लिख दी, पूरी दुनिया में जाकर बोल कर आए। तो मेरे को एक ही चीज समझ में आई कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है और जो उधर के एक्सपीरियंसेस हैं वो कभी सेम हो ही नहीं सकते। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो जो चीज जहां पर जैसी है उसको क्रॉस चेक करना, उसको वैलिडेट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कह रहे हैं कि दही और दूध, ये दोनों में, मैंने बोला ये चंद्र का डोमेन है और ये शुक्र का डोमेन है। इसके साथ में चांदी है, इसके साथ में चांदी नहीं है। शुक्र चांदी से नहीं है कनेक्शन, चंद्रमा का चांदी से कनेक्शन है। तो मैंने एक दफे कुछ बात चली, मैंने मेरे गुरुजी को पूछा, मैंने, गुरुजी दही कैसे जमाते हैं? तो बोले बड़ा बेवकूफी का सवाल पूछा तूने, तुझे नहीं पता दही कैसे जमाते हैं? मैंने कहा नहीं, दही हमेशा जामन से जमता है, जामन के लिए पहला दही चाहिए होता है। हमारे हम्म। यहाँ घरों में दही जमाने का क्या तरीका है? आप दूध को गर्म करते हैं और उसमें जो है वो पिछला वाला दही जो है वो उसकी एक चम्मच डाल देते हैं और रात भर रखा रहता है, सुबह जमा जमा है दही मिल जाता है। बट पहला वाला दही कैसे बना? ये तो वैलिड क्वेश्चन हो गया ना। हम्म। तो बोले कि दूध में रात को चांदी का एक कॉइन रख दो और सुबह देखोगे वो दूध जो है वैसी जमा मिलेगा जैसे दही का होता है। जी। तो अब रीजन मिल गया ना कि दूध जो है वो दही नहीं बनेगा। तो चंद्रमा जो है वो दही के तौर पर, अदरवाइज क्या होता? आप दूध का हम्म। बर्तन लीजिए, उसको रात भर रख दीजिए और सुबह वो दही बन जाएगा, बट वो बनता नहीं। दूध दूध ही रहता है। तो इसका मतलब दूध और दही दो अलग अलग चीजें हैं, उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी फर्क है। जी। इसलिए ये मैंने बोला फर्क। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम किताब में जो लिखा है वो ही प्रिस्क्राइब करते हैं, बिना ये चेक करे कि जो प्रेस्क्रिप्शन जो है वो टेस्टेड है या नहीं है। और ये तो मेरे किस्मत की बात है कि मेरे को गुरुजी ऐसे मिले कि जो हर चीज को टेस्ट करने के तौर पर, और वो गुरुजी का भी क्या था कि आयुर्वेद की दवाइयां बनाते थे खुद वो। तो जो भस्म वगैरह बनाते थे, तो वो कहते थे कि बोले बेटा ये इसके टेस्ट हैं, जब तक ये टेस्ट परफॉर्म ना हो तब तक भस्म तैयार ही नहीं हुई। पहला पार्ट, इसमें डलेगा चांदी, इसमें डलेगा सोना, इसमें डलेगा तांबा, इसमें डलेगा हीरा, इसमें डलेगा मोती। तो अब ये मोती जो है ये प्योर है या नहीं है, ये चांदी जो है ये प्योर है या नहीं है? भाई आजकल का व्यापारी तो हर चीज में मिलावट कर रहा है। तो एक बार कोई बात चली, मैंने एक चांदी का गिलास खरीदा, गुरुजी को दे दिया। गुरु पूर्णिमा जी। होती है, कुछ ना कुछ अपने गुरुजी को गिफ्ट करते हैं, तो मैंने एक चांदी का, उस समय पैसे थे पास में, तो एक चांदी का गिलास खरीदा, वो दे दिया। तो उसके बाद जब गया कुछ टाइम बाद, अरे तू कहाँ से चांदी का गिलास लाया था, बड़ा घटिया गिलास था, देख सारे में काले काले निशान पड़ गए। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने अपने किसी बंदे से जो है वो एक चांदी का गिलास बनवाया, प्योर चांदी का। तो जब मैंने वो देखा तो मुझे पता चला, बोला तेरा वाला चांदी का गिलास जो है 2-2.5 हजार रुपए का था, ये बना है 10 हजार रुपए में। तो मुझे रीजन समझ में आया कि जब चीजें महंगी होंगी तो उनमें मिलावट होगी, क्योंकि व्यापारी तो प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो अगर प्रॉफिट किसी चीज में नहीं हो रहा होगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ करेगा कि उसके बाद प्रॉफिट हो जाएगा उसका। एंड इट हैपेंस विद एवरीबडी।
तो आपको ये टेस्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्योर और व्हाट इज इम्प्योर। अब हो सकता है मैं ये वाली बात गलत कह रहा हूं कि भाई ये मैं आज के युग में कह रहा हूं, पहले के युग में ऐसा नहीं था। तो वहां पर स्टोरी कौन सी है? वहां पर एक स्टोरी है हनुमान जी की और रामचंद्र जी जब पहली बार मिले। अब हनुमान जी रामचंद्र जी की पहले से पूजा करते आते थे। रामचंद्र जी के जन्म से पहले से वो रामचंद्र जी की पूजा कर रहे थे। ठीक है। जब रामचंद्र जी उनके सामने आए तो रे प्रभु आप ही तो हो। उनको जैसी पता चला कि मैं जिसकी इतने वर्षों से पूजा कर रहा था वही साक्षात आत्मा रूप में ईश्वर मेरे सामने खड़ा हुआ है। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद उन्होंने जी। सुग्रीव को मिलवा, ये दरवाजा बंद कर देना। उसके बाद उन्होंने सुग्रीव को राम से मिलवाया। तो सुग्रीव ने, हनुमान जी ने सुग्रीव को बोला कि ये मेरे प्रभु श्री राम है जिनकी मैं इतने वर्षों से पूजा करता आ रहा हूं। अब जी। हनुमान जी भी, उनकी एज उस समय डिस्क्राइब नहीं थी, बट एज किसी भी हालत में राम से ज्यादा थी। तो उन्होंने बोला कि हनुमान देखो, इस मेरे बुरे वक्त में तुम ही मेरा आसरा हो। तो जब तुम मेरा आसरा हो तो मैं क्या करूं बताओ? तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम्हें कष्ट होगा, और तुम्हारी बात मानकर कि ये 29 साल या 30 साल का जो बच्चा जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, इसको मैं तो भगवान मान लूं तो मेरे अंदर से अहित होगा। एक काम करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। बोले बताओ जी क्या टेस्ट है? बोले ये बली बाली ने जो है, ये वाला जो है, ये 7 ताड़ के पेड़ को छेद करना है एक ही सिंगल तीर से। तो बोले ठीक है। बोले और कोई टेस्ट? बोले हाँ, दूसरा टेस्ट ये कि बाली ने इस राक्षस को मारा था, इसका अस्थि पंजर पड़ा हुआ है अभी, तो इसके अस्थि पंजर को हिलाकर ही दिखा दें तो मैं मान लूंगा कि ये भगवान श्री राम है। ठीक है जी। 2 बार टेस्ट करने का। तो जी। रामचंद्र जी ने दोनों टेस्ट हंसते हंसते परफॉर्म कर दिए। तो मेरा कहने का मकसद ये है सिर्फ कि जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा है कि परीक्षा करना जो है वो कंपलसरी है। तो अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं और उसको आप अपने एनर्जी स्कैनिंग और हीलिंग वाली अप्रोच से प्योर ट्रूथ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो मेरा पढ़ाना ही वेस्ट है। अगर मुझे कोई भी व्यक्ति ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है तो वो मेरी गुरु जी की अप्रोच के अगेंस्ट है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो कल जब हम मैसेज पे डिस्कस कर रहे थे तो मैं आपकी नॉलेज अगर टेस्ट नहीं करती तो आप बहुत बड़ा क्राइम करते हो, पहली बात तो आप ये समझो। जी। मैंने आपको एक एनर्जी स्कैनिंग का प्रोसेस बता दिया कि अगर कोई झूठ होगा, अगर कोई सच होगा, तो वो आपकी स्पिरिचुअल कॉर्ड से महसूस हो जाएगा। जी। तो जब वो स्पिरिचुअल कॉर्ड का एक्सपेंशन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ट्रुथ। स्पिरिचुअल कॉर्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। पहला पार्ट। जी। दूसरा पार्ट क्या है? हो सकता है आपकी मान्यता ही उसको सच मान रही हो। जी। किसी चीज को आपकी मान्यता सच मान रही है तो वो स्पिरिचुअल कॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई फील होगी आपको। हम्म। तब आप बोलिए जो परपीचुअल ट्रूथ है, जी। मैं उस आधार पर इसको स्कैन करना चाहती हूँ। मैं क्या मानती हूँ उससे कोई मतलब नहीं है। और फिर उसको आप दोबारा स्कैन करिए एनर्जी को उस चीज की, तब हम्म। आपको जो है वो रिविलेशंस होने शुरू होंगे। और ये होता भी प्रॉब्लम है। मैं जितने भी रेकी प्राणिक हीलर्स के साथ में काम करता था, हीलिंग और हम्म। स्कैनिंग तो उन्हीं को आती थी उस टाइम पर। ये तो मेरे को बाद में हम्म। जब पता चल गया सब्जेक्ट तो फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जब उन्होंने हीलिंग स्कैनिंग करते थे, मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व, लंबीज, ऐसे करके वो करते थे। तो मैंने कहा यार ये पृथ्वी तत्व, लंबीज, ये पृथ्वी तत्व है ही नहीं। तो मैंने स्कैन करा तो वो, जैसे ही हम्म। मैं पृथ्वी तत्व की बजाय उसको आकाश तत्व बोला, वो एकदम से बढ़ गया।
और जैसे ही मैंने उसको पृथ्वी तत्व बोला, वो फट से वो घट गया। अब सारी किताबों में पृथ्वी तत्व लिखा हुआ है, कोई एक किताब नहीं है। प्राणिक हीलिंग में एक ऐसा प्रोसेस है कि जब भी कोई व्यक्ति कांस्टेंट पेन में होता है, तो वो क्या कहते हैं कि आपके मूलाधार चक्र जो है, उससे पैरों के माध्यम से जड़ें निकलकर अग्नि मतलब पृथ्वी में जा रही हैं, और वो और गहरी और गहरी और गहरी होकर जा रही हैं। तो जब वो उतनी गहराई में चली जाती हैं, अब आपका जितना भी पेन है वो वहां से उठ के पृथ्वी में चला गया। अब मेरे पैर जो है वो फायर फायर एलिमेंट है, मेरा मूलाधार चक्र जो है वो स्काई एलिमेंट है, और मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ अर्थ एलिमेंट की। तो मैं दो ऐसे जॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ जो कनेक्टेड ही नहीं है। पर क्योंकि एक बिलीफ पैटर्न है, ऐसा करने से पेन कम होता है, तो साइकोलॉजिकली थोड़ी देर को वो पेन कम लगता है। रोज करो, धीरे धीरे करो, हो जाएगा। मैं एक दिन बैठा, मैंने कहा यार, ये लॉजिक ही बेकार है। पृथ्वी तत्व जो है वो मेरी नाभि है, तो अगर मुझे जड़ें निकालनी है तो मैं अपनी नाभि से पृथ्वी में जड़ें डालूंगा। तो पृथ्वी से पृथ्वी कनेक्टेड है, तो आपका कंड्यूट बन गया उस तरीके से। तो जब मैंने पृथ्वी से पृथ्वी डाला और उसमें वही जड़ों वाली प्रोसेस करी, पेन इंस्टेंटली गायब हो गया। बट ये प्राणिक हीलिंग वाले कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया, मैं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैंने हर चीज को टेस्ट करा। और ये तो बेसिक है कि भाई, आप अगर कोई मंत्र का जाप करना चाहते हो, आप पहले अपनी उसकी ऊर्जा नाप लो। क्या इस मंत्र के जाप करने से मेरी ऊर्जा बढ़ेगी? क्या जिस तरह से मैंने ये 8-9 तरीके से श्रीम लिख रखा है, कौन से तरीके से लिखा हुआ श्रीम जो है वो मेरी ऊर्जा बढ़ा रहा है? तभी तो आप इसकी वैल्यू करोगे कि भाई ये वाला जो श्रीम है, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो मंत्र चिकित्सा में, या एक पूरा डिवाइन प्रोसेस जिसको कि आयुर्वेद दैव व्यपाश्रय चिकित्सा कहता है, वो लुप्त विज्ञान बन गया। मतलब दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा, ये तीन प्रकार की चिकित्सा थी। इन तीन प्रकार की चिकित्सा से आयुर्वेद माना गया। वो आयुर्वेद जो है, उसका रूट खत्म हो गया। मतलब ये जो चिकित्सा पद्धति थी, इसका कोई जानकार भी नहीं है। एक होता है वैद्य, और एक होता है बीएमएस। आप इसका प्रेस्क्रिप्शन देखिए, इसका प्रेस्क्रिप्शन देखिए, इसे प्रेस्क्रिप्शन लिखना ही नहीं आता। और आज हम मरे गिरे 1 लाख बीएमएस के बीच में बैठे हुए हैं। तो मेरा मूल स्वरूप जो था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। मैं ऐसी ऊट पटांग गोलियां खिला रहा हूं आयुर्वेद के नाम पर पूरी पब्लिक को, मेरे को सोर्स कोड ही नहीं पता। तब मुझे समझ में आया कि अगर मैं सब्जेक्ट को टेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं तो दवाई और दवाई के साइड इफेक्ट, अब कोई भी चीज होगी उसका साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा। अगर आप दूध पी रहे हैं, दूध में उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, आपने दूध उठाकर फ्रिज में रख दिया और 4-5 दिन तक नहीं निकाला, जो प्योर दूध होगा वो खराब हो जाएगा। जो दूध है ही नहीं वो खराब नहीं होगा। तो हमारे यहाँ इन दी नेम ऑफ प्योरिटी, चीजों का जो स्वरूप था वही गड़बड़ हो गया। अब यही चीज साधु पे लगा लेते हैं। साधु कौन होता है? साधु कौन होता है? वो सादगी से।
पता नहीं डेफिनेशन। जो साधना को धारण करता है जी। वो साधु होता है। हम्म, अब साधना को धारण करने वाला गृहस्थ भी हो सकता है, और साधु मतलब जिसने शादी ना करी हो वो भी हो सकता है। तो जब हम प्रक्रिया को देख रहे हैं, अब यहां पर आ गया साधु वेश। जब साधु वेश की बारी आई तो वहां पर डिस्क्रिप्शंस आने शुरू हो गए। ये कौन सा साधु है, ये एक्स कैटेगरी का साधु है, ये कौन सा है, ये वाई कैटेगरी का। लेकिन वहां पर कॉमन कॉर्ड क्या थी, कि वो साधु जो है उसने शादी नहीं करी है, अविवाहित है, ब्रह्मचारी है। अब आप जितने भी लोगों को देखेंगे, जैसे मुरारी बापू और ये जितने भी, तो बाय दैट प्रोसेस वो सब लोग अपने आप को साधु ही कहते हैं, और वो शादीशुदा है। शिवयोग वाला जो व्यक्ति है वो शायद आई थिंक जाति से सरदार है, और वो दुर्गा सप्तशती से रिलेटेड, और वो साधनाएं करा रहा है, सब कुछ है, उसने वही वाला वेश धारण कर रखा है। जबकि उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हैं, सब कुछ है। अब उसका बेटा जो है वो वहां पर बैठना शुरू हुआ। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि जब मैं ये सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरे को मैं साधना कर रहा हूँ वो तो ठीक है, बट मैं साधु थोड़ी हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, मेरी एक लाइफस्टाइल है, मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूँ, तो मैं मेरे को साधु कैसे बोल दूंगा, और मैं वो वस्त्र भी कैसे धारण कर लूं। बट आप जब एक टीवी चैनल को देखते हैं या कोई भी एस्पेक्ट को, उसमें एक आदमी गेरुए वस्त्र पहन के बैठा हुआ है, कुछ भी बोल रहा है, और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो नेट इम्पैक्ट क्या होगा। आपको टेस्ट करना आना चाहिए कि वो एक्चुअल साधु है या नहीं है। अगर ऐसा होगा तब आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम इन द सेंस, जैसे कि हमारे यहाँ आसाराम बापू वाला कांड हुआ, उनको रेप एक्यूज के तौर पे माना गया। ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि वो तो शादीशुदा व्यक्ति था, उसका बेटा भी था, उस बेटे की भी शादी हुई थी, सारी की सारी चीजें थी। जो ये सिखों का वो डेरा सच्चा सौदा जो था, वो भी, अब वहां पर भी महिलाएं और वो सब कुछ था, उसके ऊपर वो आश्रम और वो सब सीरीज बन गई। तो जब मैंने इस पूरे प्रोसेस को देखा तो मैंने कहा कि कुछ एम्बिगिटी है, और वो एम्बिगिटीज जो हैं उससे हम साइड इफेक्ट्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे। जितना भी विदेशियों का प्रोसेस है, वो क्या करते हैं, वो आपको दान देते हैं, पैसा देते हैं, और फिर वो आपका एक स्कैंडल बनाते हैं, और वो स्कैंडल सारी दुनिया में पब्लिश हो जाता है। लोग जो उस धर्म को मान रहे हैं उनका उस धर्म से विमुख होना शुरू हो जाता है। भाई कल को आप किसी को गुरुजी माने और वो कोई उल्टी सीधी चीजों में पकड़ा जाए, तो आपका अपना बिलीफ पैटर्न ही डिस्टर्ब होता है ना। बट आज तक कितने मुसलमान, कितने आपके क्रिश्चियन, कितने जैन, कितने बौद्ध, इनके स्कैंडल क्यों नहीं कभी पब्लिक हुए। ऐसा थोड़ी है कि इनके स्कैंडल नहीं होते, बट वो पब्लिक नहीं होते। सो एज अ रिजल्ट आई रियलाइज्ड कि अगर आपको सुरक्षित रहना है, कॉन्स्पिरेसी तो कोई ना कोई हमारे धर्म के साथ कर ही रहा है। तो जब उस धर्म का मूल, भाई हम ब्राह्मण हैं, हमारा सम्मान क्यों है, हमारा सम्मान है क्योंकि हम मंत्र के ज्ञाता हैं। अगर मंत्र का ही सम्मान नहीं होगा तो ब्राह्मण को कोई पूछेगा ही क्यों। तब मैंने पहली बार मंत्र के पीछे पढ़ना शुरू करा। क्यों, क्योंकि मेरे वेद के अंदर भी मंत्र लिखे हुए हैं, पुराण में भी मंत्र लिखे हुए हैं, तंत्र में भी मंत्र लिखे हैं। मंत्र मूल आधार था सारे हमारे धार्मिक उसके तौर पे। उस मंत्र का किसी ने ऊल जलूल ट्रांसलेशन कर दिया, उसके मूल स्वरूप में छेड़छाड़ कर दी, एंड एज अ रिजल्ट
पूरा मंत्र चिकित्सा का सिस्टम ही फेल हो गया। तो जब मंत्र चिकित्सा का सिस्टम फेल हुआ, तब मुझे सोर्स कोड पता चला। नहीं, ये इसलिए फेल नहीं हुआ कि हमने बिना टेस्ट करे प्रक्रियाओं को करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों को श्राप क्यों था? ब्राह्मणों को कोई श्राप नहीं था। उनको तो शुरू से ये बताया गया कि तुम निर्धन हो, तुम निर्धन हो, तुम निर्धन हो। क्यों निर्धन हो? क्योंकि तुम्हारे को लक्ष्मी जी का शाप है। कोई आदमी ये कहता मैं लक्ष्मी जी से पूछ के फिर बताऊंगा कि मुझे शाप है या नहीं है, पर वो कोई था नहीं। क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया एज इट इज कि राहु केतु खराब है, शनि क्रूर है, मंगल आपका सत्यानाश करता है। बट विच वॉज रॉन्ग। तो किसी ने मेरे सिस्टम को पॉल्यूट कर दिया अपने सेल्फिश ऑब्जेक्टिव की वजह से। ये रीजन है मंत्र चिकित्सा पे काम करने का। और ये मेरी गारंटी है कि जो मंत्र मैंने एक दफे लिख के फाइनल करके दे दिया कि भाई ये वाला चीज है, उसे आप करोगे तो आपको 3 दिन के अंदर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आपको इंट्यूटिवली पता चलेगा, वो प्रोसेस भी इस तरह से बना हुआ है, पर इंट्यूटिवली पता चलेगा। तो मंत्र में चेंज इसलिए मुझे मजबूरन करना पड़ा। अब आते हैं नॉमेनक्लेचर पे, क्योंकि मेरे को मंत्र चिकित्सा सेंटर्स बनाने हैं। तो मंत्र चिकित्सा सेंटर बनाऊंगा तो मैं उसमें क्या करूंगा? मैं मंत्र से औषधि प्रयोग करूंगा। हमारे यहाँ दो बीमारियां आयुर्वेद रिजॉल्व करता है। एक, वो रोग मानता है मृत्यु को, और दूसरा वो रोग मानता है निर्धनता को। मैं मेरी बात समझा पाया? अब आ जाते हैं हम। 800 करोड़ हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन है। 800 करोड़ का 2%, 16 करोड़। 16 करोड़ का 2%, 32 लाख। 32 लाख का 2%, 64 हजार। 64 हजार का 2%, 1280। 1280 का 2%, 25। अब आपके पास 25 टॉप बिलियनर्स हैं। 1280 बिलियनर्स हैं, जबकि ये एक्चुअल नंबर अराउंड 2000, 2000 से लेके 2500 की रेंज में है। बट वो 1 बिलियन वाले ही लोग हैं मेजोरिटी उसमें। ठोस जो बिलियनर हैं वो 1280 बिलियनर हैं। मल्टीपल कैटेगरी ऑफ बिलियनर्स। 64 हजार मिलियनर्स हैं। ऐसे करके आप जो है वेल्थ को घटाते जा रहे हैं, और बेस वैल्यू आ गई एक। तो 800 करोड़ लोग में से 16 करोड़ माइनस कर दीजिए, कितने बचे? 784 करोड़ लोग किस कैटेगरी में आते हैं? निर्धन। तो ये निर्धनता का जब मैं उपचार करूंगा, तो मैं इनको बोलूंगा लक्ष्मी जी से जुड़ो, और उनके पति से जुड़ो। तो किसी ने वहां पर राधा कृष्ण कर दिया, और इस बात का युद्ध शुरू करा दिया कि भाई ये और ये दोनों फर्क है। जबकि हमारे यहाँ देवी भागवत पुराण के अंदर का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन भेज दिया कि लक्ष्मी जी और राधा जी सेम है, एक को ही दो पार्ट में। विष्णु जी और कृष्ण सेम है, एक को ही दो पार्ट के तौर पे। तो अगर आप टेक्स्ट को देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कोई छेड़छाड़ हुई। तो मुझे तो ये 784 करोड़ लोगों का उपचार करना है, ताकि ये लक्ष्मी जी को ध्यान करके, विष्णु जी को ध्यान करके धनवान बने। और धनवान होता कौन है? जो व्यक्ति जितना
कंज्यूम करता है, ओ, थैंक यू। जो व्यक्ति जितना कंज्यूम करता है उससे ज्यादा उत्पन्न करे, जिसके पास में सरप्लस हो, वो धनवान। पर आपने क्या कहा? नो, उसको धनवान नहीं कहेंगे। जिसके पास मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, उसको धनवान कहेंगे। जो जारा के नहीं गुच्ची के कपड़े पहने, उसको धनवान कहेंगे। तो ये तो कोई ब्रांड बेच रहा है। मैं दिन में 10 रोटी खाता हूं, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, 40 रोटी हो गई पूरे 24 घंटे में। और मैं अगर 40 की बजाय 80 रोटी पैदा कर रहा हूं, 120 रोटी पैदा कर रहा हूं रोज के हिसाब से, मैं धनवान हूं। मैं अगर रोगी हो गया तो मैं मंत्रों का प्रयोग करके अपने को निरोगी बना लेता हूं। मेरी खेती चौपट होती है, मैं मंत्रों का प्रयोग करता हूं, मैं मेरी खेती में जो भी दिक्कत परेशानी होती है उनको दूर कर लेता हूं। मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही होती है, मैं मंत्रों का प्रयोग करता हूँ और उनकी शादी हो जाती है। मेरे बच्चा नहीं होता, मैं मंत्रों का प्रयोग करता हूँ और मेरे बच्चा हो जाता है। कितना कॉस्ट सेंसिटिव सॉल्यूशन था। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? तो मेरा सब्जेक्ट जो था वो बहुत सीरियस था। तो जब लोगों ने, टिपिकली मैकॉले 9 साल तक पूरे देश में इधर से उधर घूमता रहा, तो उसने अपने स्टेटमेंट में लिखा कि मैं 9 साल तक इस देश को लंबाई चौड़ाई में देखा। अब लंबाई चौड़ाई में कहाँ से देखा उसने? अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, लद्दाख से लेकर श्रीलंका तक। उन दिनों एक अंग्रेज अफसर को भी पूरा भारत नापने में 9 साल लगे। और वो लंबाई चौड़ाई, हर मेजर शहर में जाना, हर गांव कस्बे सब जगह जाना। उसने कहा इस देश के अंदर कोई भी डाकू नहीं था, कोई भिखारी नहीं था, कोई चोरी नहीं होती थी। ये उसने 1831 में 9 साल बाद लिखा। अब आप सोचिए मेरा भारत कैसा था। तो जब किसी को ये पता चल गया कि इसको आप किसी भी तरह से गुलाम नहीं बना सकते, हमारे यहाँ सारे संतोषी जीव थे, किसी को इस बात से परेशानी नहीं थी। जब परेशानी होती थी कोई ना कोई मंत्र या कोई प्रक्रिया को वो यूज करता था और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता था। तो जब ये एक एक करके सारे प्रोसेस को स्टडी करा, तब उसने देखा कि इसको ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता, इसको तोड़ने में बहुत श्रम लगेगा। इसकी रीढ़ की हड्डी तो पूरे दुनिया में भारत के हर कोने के अंदर यूनिवर्सिटीज बनाई गई। उन यूनिवर्सिटीज में जो फैकल्टी रखी गई, उनको उन्होंने अपने तरीके से पढ़ाया। और साइंस के नाम पर आपके सारे रिचुअल्स को जो है खत्म कर दिया गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। साइंस का मतलब लॉजिक था। और उस समय के लोग जो हैं वो सिंपल थे कि भाई मेरे गुरुजी ने कोई चीज बोली तो उसको मान लो और उसको कर लो। तो फर्जी साधु बने चारों तरफ, नए नए छद्म वेशधारी जो हैं वो लोग आने शुरू हुए, दिखने में साधु के जैसे, एक्चुअली डिफरेंट। अब मैं अगर आपको गुरुजी बनकर ही धोखा दूं तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे? इसलिए आपको कांस्टेंट टेस्ट करना जरूरी है। जब आप टेस्ट करेंगे तब आपको हर चीज पता चल जाएगी। अब मैं देख रहे हो, अब ये जो है इस व्यक्ति की ऑरा काली काली होनी शुरू हो गई, मुझे इससे दूरी बना लेनी चाहिए। हो गया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, कहीं आने की भी जरूरत नहीं। बट आज टेक्नोलॉजी की वजह से ये बहुत सारी चीजें पॉसिबल हुई। तो मंत्र चिकित्सा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की एक्टिविटी, सबका सॉल्यूशन दे रही है।
और यही चीज मैं बताने समझाने के हिसाब से काम कर रहा हूँ कि भाई जब आप इस पार्ट को देखोगे तो अब मेरा आ जाता हूं मैं बुक